Hello everyone. Today we have with us Mr. Ajay Yadav, who has secured rank 290 in the UPSC Civil Services examination for 2023. From all of Forum and from me personally, welcome sir, first and foremost. Thank you, madam, for giving me the opportunity to come to Forum IAS and rejoice the old memories which we have from the Forum IAS. Well, that's lovely. पहले तो आई वुड वांट टू आस्क यू अ लिटिल बिट मोर अबाउट योर बैकग्राउंड. आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, आप मूल निवासी कहाँ से हैं, थिंग्स लाइक दैट. मैडम, मेरा जो मूल निवास है वो बिहार छपरा से हम बिलोंग करते हैं जी. और आई डिड माई ऑल द स्कूलिंग्स टिल 12th फ्रॉम द स्टेट ऑफ बंगाल. वहाँ पे एक जगह है दुर्गापुर जो कि फेमस है उसकी इंडस्ट्री के लिए. और कॉलेज के लिए आई मूव टू साउथ फ्रॉम चेन्नई. आई डिड माई BTech इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी. In 2016 I passed out from the college and thereafter I came to Delhi for UPSC CSE preparation. So it has been a long journey for you, right? Multiple attempts. Yes madam, finally I sailed through the exam. Right, but that means कि there has to be something which is necessary to be done. As long as we keep making that mistake, selection अटकता है ना? ज़रूरी है मैडम, और मैंने वो मिस्टेक किए थे जो अटका. For example, in my first 3 attempts, I was very strong. मतलब कि तब CSET का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था और PET कभी रुकता नहीं था. तो PET को मतलब मैं CSET को बहुत लाइटली लिया, जो कि मुझे आगे के अटेम्प्ट में फेस करना पड़ा प्रॉब्लम्स. दूसरी बात ये थी कि मीन्स आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. PET हो जाता था, खुश रहता था, मीन्स होता नहीं था क्योंकि नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं थे, फिर ऑप्शनल सही से तैयार नहीं था. तो यहाँ पे मैंने गलतियाँ की हैं, तो उसी लिए मुझे इतना भोगना पड़ा. बिल्कुल. तो अगर किसी को सीखना है कि पेपर कैसे पास करें, तो पूछना उससे चाहिए जिसने गलती करी हो, ताकि वो सुधार पाए. डेफिनेटली मैडम. एक्चुअली जैसे कि मैंने लगभग 6 बार फेलियर्स देखा है एट ऑल द स्टेजेस. सो मेरे से यदि कुछ लर्निंग है ले सकते हैं, सो दैट उनका फर्स्ट या दूसरे अटेम्प्ट में हो जाए. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन फिर मेरी तरफ से ये रहेगा कि जब इस तरह की कहानी सुनते हैं ना कि बड़ा मुश्किल है, कठिन है UPSC पास करना, तो लोग सोचते हैं कि भाई कॉलेज से ही तैयारी शुरू कर देते हैं. तो कितना जल्दी तैयारी शुरू करी जाए, या फिर वक्त है, सही वक्त पे करना चाहिए? आपके हिसाब से सही वक्त क्या है तैयारी शुरू करने का? मैडम, मुझे लगता है कि कोई सही वक्त नहीं होता है. मेरे लिए जैसे कि एग्जाम्पल में मेरे कॉलेज में वो एक्सपोजर था UPSC के लिए, तो मैंने अपने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था कोचिंग जाना. या वहाँ पे क्या होता था कि देयर आर डिफरेंट क्लब्स. तो एक क्लब हुआ करता था जो सैटरडे संडेज को प्रोफेसर्स को बुला के, या जो टॉपर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो वहाँ मोटिवेशन के लिए, या पॉलिटी का हो गया, इकोनॉमिक्स का बेसिक क्लासेस दिया करते थे. तो वहाँ हम जाया करते थे संडेज़ को. तो वहाँ से मोटिवेशन मिला. और जहाँ तक अभी बहुत लोग ऐसा भी देखा, जैसे कि मेरी जो मेंटर है शताब्दी मुजुमदार, शी इज़ एन IAS ऑफिसर ऑफ 2020 बैच, और फिलहाल वो SDM है झारखंड में. तो उन्होंने लगभग जब उनका 28 ईयर्स हो गया था, MBA करने के बाद 2 साल नौकरी करने के बाद तब स्टार्ट किया, एंड शी पास्ड इन हर 3rd अटेम्प्ट. तो कोई सही वक्त नहीं है. आपको जब सही लगे आप उठिए, लग जाइए, और जो कामयाबी की बुलंदियाँ होती है उसको चूमिए. यही है. वेरी वेल सेड. अच्छा, अब ऐसा है कि मैं आपसे स्टेज बाय स्टेज पूछती हूँ कि किस में क्या करना चाहिए. ठीक है ना? तो प्रीलिम्स में जैसे आपको शुरुआत में सफलता मिलती थी, लेकिन फिर पेपर कठिन होने लगा, या हाँ. क्या एबिलिटी बदली है? तो GS के पेपर में, प्रीलिम्स में, क्योंकि वो इतना अनप्रेडिक्टेबल है, तैयारी करने का आपकी नज़र में सही तरीका क्या है? मैडम, जो मैंने 7 अटेम्प्ट दिए हैं, आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा GS में कभी रुका नहीं. माई मिनिमम स्कोर हैज़ बीन 102 in 2019. This year I'm expecting around 112 or 116 based on all the institute के marks. Reason, I have given forest exams and उसका marks अभी तक disclosure आपको पता है कि 2-3 दिन में हो जाएगा results के बाद. तो I'm still waiting the numbers. तो GS में मेरा बहुत strong zone रहा है. So I cleared all these papers. तो जिस तरह स्टूडेंट्स अगर देखते होंगे कि हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनके हमेशा GS में भी 100 से ऊपर आते हैं, बट आप ऐसा क्या करते हैं कि आपके 100 से ऊपर मार्क्स आते हैं? नंबर 1 इज अ रिविजन. जी. चाहे वो पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का बुक हो, या ज्योग्राफी का GC लॉन्ग का बुक हो, या हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम हो, मेरा जो नंबर ऑफ, आई मेक श्योर कि मेरा जो रिविजन है कम से कम 8 बार हो, 8 से 10 सारे बुक्स. एंड पहले अटेम्प्ट को यदि छोड़ दूँ, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट, उसके बाद मैं हार्डली 3 महीने देता था,
क्योंकि सिंस पहला जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत डरे होते हैं, तब मैंने 6 मंथ्स दिया था। उसके बाद से 3 महीने, बस उससे ज़्यादा नहीं देना था। तो आई मेक श्योर कि एक तो रिवीजन करने हैं, वो भी एक ऑर्डर में, कि मुझे हिस्ट्री इतने दिन में ख़त्म करना है, ज्योग्राफी इतने में ख़त्म करना है। थर्ड, यदि तीसरा पॉइंट देखूँ तो मुझे यूपीएससी का जो ट्रेंड चल रहा है, एवर चेंजिंग ट्रेंड्स, वो मैं पकड़ लेता था। जैसे कि जस्ट टू एग्जाम्पल देता हूँ, हिस्ट्री में यदि आज के टाइम में देखा जाए तो हम जो टाइम देते हैं और जो आउटकम मिलता है वो समान नहीं है। एंशिएंट मिडल से ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे जो कि आपके सर के ऊपर से चले जाएंगे। 600 स्पेक्ट्रम का बुक 600 पेजेस पढ़ के मुझे 2 या 3 क्वेश्चन आते थे। तो व्हाट आई डिड वाज आई शट जो मेरे पहले सोर्स थे सबको बंद करके मैंने लूसेंट के 80 पेजेस पढ़ लिए। और उससे क्या हुआ कि जो अजीबोगरीब जो वर्ड्स होते थे ना, वो उसमें दिए हुए थे, तो मैंने वहाँ से उनको अटेम्प्ट कर लिया करता था और वो सही हो जाते थे, मतलब वहीं से आएंगे और हो जाते थे। तो मुझे ज़्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ते थे हिस्ट्री के लिए। और एक ट्रेंड जैसे जो अभी विटनेस किया जा रहा है इज़ फोकस ऑन ज्योग्राफी कम एनवायरनमेंट, दोनों से ही भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। तो ऐसे ट्रेंड में पकड़ लेता था और वो रेडी रहता था। फोर्थ वॉज मैंने POQs बहुत अच्छे से किए थे। एक होता है सॉल्व करना, एक होता है उस पर PhD करना। तो मैंने उसके ऑप्शंस गूगल करके रखता था, उसके बारे में लिख लिया था, क्योंकि मैंने देखा था किसी बार मान लीजिए कि जर्नलिज्म का क्वेश्चन है, उसके एक ऑप्शन दिया रहेगा और उस ऑप्शन से 2 साल बाद क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ऐसे करके मैंने POQs अच्छे से किए हुए थे। और जहाँ तक मॉक्स है, मैं फोरम का जो सुबह 6 बजे आने वाला टेस्ट SFG उसका पार्ट था, तो वहाँ से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाता था। एंड जब फुल एंड मॉक हुआ करता था उसमें भी दिया करता था, तो कॉन्फिडेंस एंड गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाता था यदि हम इन सबको क्यूमुलेटिव करें एंड डिसिप्लिन वे में करें। तो ये मुझे GS1 में काफ़ी हेल्प किया था। इसका मतलब ये है कि जहां आप 3 महीने में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने में बहुत ही इंटेंस कहानी है, तैयारी है। 8 बार ही सिलेबस रिवाइज हुआ है, PYQs में PhD हुई है, स्टैटिक पे स्ट्रेंथ है, प्रैक्टिस में आपने पूरा SFG किया है, और तब जाके 100 से ऊपर 110 के करीब मार्क्स बनते हैं, है ना। अच्छा, अगर GS में हम कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो अब रिस्क रहता है कि कहीं CSAT ना अटक जाए। बात सही है मैडम। तो CSAT के अंदर क्या करना चाहिए? मैडम मैंने CSAT में अपने फेलियर से ही सीखा है। 2019 एक नंबर से छूटा था CSAT। 2021 में मार्क्स आए थे जस्ट 35। 22 में और दिए और वो 27 में चले गए। अच्छा, हाँ। और 23 में जब मैं पास किया, आई वाज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 80 to 85 मार्क्स। तो जो गलतियाँ यदि मैंने क्या करी है मैं यदि कहूँ, एक तो जो सही से ध्यान से नहीं पढ़ा उसको, जो प्लस पॉइंट थे GS के मेरे, वो नेगेटिव पॉइंट थे मेरे CSAT के। एक तो ओवरलुक किया, दूसरा आई थॉट कि इस बुक से पढ़ लेता हूँ, 2-4 बुक यदि RS अग्रवाल का बुक देख ले, उनका वर्बल रीजनिंग है या क्वांट्स के, तो लगता था कि इससे कर लेंगे तो और कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। तीसरा मिस्टेक था रटिफिकेशन ऑफ फॉर्मूलाज की और टाइप्स, जो SCCGL में करते हैं, जो 2 मैंने लिखा नहीं है, बट एक चैप्टर में 7 टाइप्स हैं, आप ऐसे सम कर लीजिए तो आप पास हो जाएंगे, खासकर मैथ्स एंड रीजनिंग में। वो भी एक मिस्टेक है आज के टाइम में। और दूसरा था उसके PYQs में अच्छे से नहीं, एक जगह कर ली और एक ही जगह दूसरी जगह वही ओवर कॉन्फिडेंट, और वो मुझे 22 तक रियलाइज नहीं हुआ। मतलब कि जैसे क्या अंदर था, मैंने 21-22 में किया था जी, बट वो होता था कि उसको रट लिया था टाइप काइंड, कि इस टाइप का सम आएगा तो मैं ऐसे करूंगा, उसकी इनहेरेंट कॉन्सेप्ट को नहीं समझा था, कंसेप्चुअल नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला रट के सॉल्व। हाँ। 23 में मैंने टोटली चेंज कर दिया अप्रोच को। पहला मेरे जो जिया जी हैं, उनको हम शॉर्ट में पतलू भैया कहते हैं। नाम है मिथिलेश रॉय। तो वो SBI बैंक मैनेजर हैं, तो ही इज़ वेरी गुड विथ मैथ्स एंड क्वांट्स ऑफ कोर्स। तो उनके अंडर उनसे ऑनलाइन पढ़ा करता था। वो सारे चीज़ों का जो हमने सब 10th में पढ़ा हुआ है, बट अभी फिर से उसको बुक ओपन किया, सारे कॉन्सेप्ट, और वो मुझे कैट लेवल का पढ़ाते थे। सो मैंने बुक का नाम एक है, अरुण शर्मा की बुक आती है क्वांटिटेटिव, मेरी पसंदीदा किताब है, हाँ, एंड रीजनिंग की। तो उनसे उन्होंने मुझे सारा सॉल्व करवाया बैठा के, कि नहीं इसको ऐसे करते हैं, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वो करा। उसके बाद से
सारे PYQs बैठ के सोच के विश्लेषण पूरा एकदम। तीसरा, मैंने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है उसको बहुत लाइटली नहीं लिया। कहीं से मेंटरशिप लिया उसके बारे में, फिर बहुत सारे मेंटरशिप लेने के बाद जो पास्ट ईयर्स के पेपर्स है उसको एनालाइज करके उसको सॉल्व किया। एंड इसका नतीजा था कि मतलब कि आई वॉज एबल टू 45 में सारे। और उसका बात था कि मेरे पहले में इशू ये होता था कि मुझे सम्स आते थे बट एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हुआ करता था, उस पर काम किया मैंने। और पेपर्स में मैंने आई मेड श्योर कि मैं 2 घंटे में 45 ही अटेम्प्ट करूँगा, बट जो मेरा एक्यूरेसी है वो अच्छा होना चाहिए। तो इस बार ही मतलब कि 5-6 क्वेश्चन गलत हो रहे थे, रेस्ट सही थे, तो उसके कारण ही ये जो स्कोर आया। बिल्कुल। इस साल का पेपर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली डिफिकल्ट है। हाँ मैडम, यदि हम सीसेट का पेपर देखते हैं तो वी विल फाइंड कि ऑल सम्स आर फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, जो कि बारिंग 1-2 जो IIT के हैं उन रेस्ट किसी को नहीं आते। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो मैंने कॉलेज में ही छोड़ दिया, स्कूलिंग में 2 मेरा साइंस था, मैंने मैथ्स में उसको किया ही नहीं था। उसके बाद से नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में मैं थोड़ा कंफर्टेबल था क्योंकि मैंने अरुण शर्मा की किताब करी थी अच्छे से, तो वहाँ मुझे एक एज मिल गया था, एटलीस्ट एक पार्ट मुझे आता था। कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था और लॉजिकल रीजनिंग। एंड अभी का यदि पेपर देखते हैं ना मैडम, तो विल फाइंड कि ऑप्शंस भी बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। तो कभी कभी सम्स आसान रहेंगे, ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग रहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है, हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ते हैं जी। उसके ही सम रहेंगे, बट व्हाट दिल डू वहाँ पे वो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है कि एक्यूट एंगल है, अब इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हम तो राइट एंगल की बात है हम तो फिर से ज्योमेट्री का बुक लेके नहीं पढ़ना पड़ते ना, तो इसी कारण हम गड़बड़ कर देते हैं, आते हुए भी वैसे सम्स। तो ऐसे मैंने मिस्टेक किए हुए हैं, तो मैंने सब पे काम किया है। मतलब कि यदि हम कहें तो जो मैंने पहले अटेम्प्ट में 6 महीने GS को दिया था ना, इस बार मैंने 6 महीने CSET को दिए हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा मेंस तैयार था। हैड भी मेरा CSET क्लियर होता तो मैंने पहले निकल गया था। तो कभी कभी ये होता है कि भगवान भी चाहता है कि आप बहुत अच्छे से करके आइए जी, और तभी आप पास होंगे। कुछ ऐसा हुआ मेरे। लेकिन ये है कि बहुत मेहनत लगी, लेकिन रंग लाए है। बिल्कुल। हाँ, कंफर्ट है तो पूरा कंफर्ट। हाँ फाइनली मतलब कि जब मैं पेपर दे के CSET का निकला ना, अब पेपर GS1 में तो सबके चेहरे की हवा उड़ गई थी जी। दूसरे में वो लगा कि वो रो ही देंगे। आई वॉज हैप्पी। आई एम द पर्सन फ्रॉम मेरा सेंटर अहमदाबाद में था। आई वॉज, जब मैं GIG से मिला तो मैंने यही कहा कि इस बार हम पास हो जाएंगे। और इसी तरह की प्रीलिम्स की सक्सेस होती है जिसके थ्रू आप मेंस की तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू कर पाए, क्योंकि वक्त कम रहता है मेंस से पहले। तो जब आपने प्रीलिम्स कॉन्कर कर लिया था, तो अब जब वक्त बचा था मेंस की तैयारी करने के लिए, तो इस अटेम्प्ट में आपने मेंस की तैयारी कैसे करी? सबसे पहले तो मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या मेंस की तैयारी सिर्फ प्रीलिम्स के बाद होती है, या पूरा प्रीलिम्स का 3 महीना 4 महीना जितना भी है उससे पहले भी हमें मेंस की कुछ तैयारी करके रखनी होती? मैडम, मेरे पास्ट का जो फेलियर्स है उससे जो मैंने लर्न किया कि UPSC इज ऑल अबाउट मेंस। PT तो एक पार्ट है, एक हर्डल है जो हमको क्लियर करना पड़ता है, बट अनटिल अनलेस हम मेंस रेडी हैं, PT निकाल के हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम फिर आके मेंस में अटक जाएंगे। क्योंकि मेरे जो फर्स्ट 2-3 अटेम्प्ट में जो मैंने PT क्लियर किया और मेंस फेल हुआ, उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं मेंस रेडी था ही नहीं। नीदर मैंने सही से नोट्स था मेरे, नीदर मैंने कायदे का टेस्ट सीरीज लिखा था, ना उसका इवैल्यूएशन पेपर किया था, जस्ट मैं जाके पेपर भर के चला था, ऊपर से पढ़ाई चल रही थी। हाँ, काइंड ऑफ। तो उसके बाद जो इस बारी के जो मैंने एक क्वेश्चन आता है कि क्या PT के बाद कर सकते हैं मेंस। 1-2 विरले होते हैं जो कर लेते हैं, बट वो एक्सेप्शंस होते हैं। थंब रूल यही है कि आप पहले मेंस और PT कंबाइंड करिए, और जैसे कि पहले हम लोग एथिक्स का कर लेते हैं, ऑप्शनल कर लेते हैं, एज एंड व्हेन मेंस PT क्लियर आता है तो हम GS1 को पकड़ के रखते हैं, क्योंकि GS1 एंड PT बहुत सिमिलर होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री के होते हैं, ज्योग्राफी के होते हैं। ऐसे करके और यदि हम ऑर्डर में जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। और दूसरा बात होता है कि जो राइटिंग का प्रैक्टिस है वो मान लीजिए कोई अर्ली स्टार्ट कर रहा है तो उसको दिसंबर तक करना चाहिए, दिसंबर, फेब, जन, मार्च तक करना चाहिए, सो दैट आपको एक नेक आ जाए उस पर। क्योंकि हर GS का एक अलग वे होता है लिखने का, तो वो आ जाएगा तो हो जाएगा। अगर हर GS का अलग तरीका है लिखने का, तो फिर मैं आपको GS वाइज ही पूछती हूँ। GS1 में इस साल हम देख रहे हैं कि लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन आपके अच्छे नंबर हैं, आपके 104 नंबर है GS1 में। तो GS1 में अपना स्कोर एलिवेट करने के लिए बेसिक तैयारी क्या है और वैल्यू एडिशन क्या है, ज़रा आप मुझे ये बताइए। जहाँ तक बेसिक तैयारी का देखें तो जो हम लोग PT के लिए पढ़ते हैं उससे इतर कुछ नहीं करना होता है। जस्ट जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं
वो सिलेबस के सारे वर्ड्स एंड PYQs क्या उन्होंने पूछे हैं उनको हम थीम में बांट देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेंस में यदि हम हिस्ट्री भी एंशियंट एंड मिडिवल की बात करें तो गुप्ताज आर इम्पॉर्टेंट, मौर्यास इंपॉर्टेंट होते हैं, जैनिज्म बुद्धिज्म से क्वेश्चन आते हैं एंड विजयनगर एम्पायर से होते हैं। तो इन सब का यदि हम ब्रॉडर थीम बना के कुल मिला के 20-25 होंगे, वो यदि हम कर लेते हैं तो उससे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। और ये जो पहचान हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट की, हम PYQ से ही PYQ से ही होगा जी, क्योंकि सिलेबस थोड़ा वेग होता है, लेकिन यदि हम PYQs को और सिलेबस को मैच कर देते हैं तो काफ़ी आसान होता है। जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल, यदि हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में सैलिनिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप देखेंगे हर 2 साल में एक बार रिपीट होता है। उसके बाद से प्लेट टेक्टोनिक थियरी का बात हो गया या वेजिटेशन का हो गया, तो ये सब वो रिपीट करेंगे। या मिनरल्स के बारे में कभी कोल पूछते हैं तो कभी शुगर कैन पूछते हैं, ऐसे करके। तो इनको यदि हम एक बार देख लें तो हमको पता चलेगा क्या लिखना है। फिर हमारा जो रिसोर्स है उसे यदि हम जब नोट बनाते हैं तो उसको उसी अनुसार हम रीओरिएंट कर लेंगे कि मुझे इतना ही कंटेंट चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बिल्कुल। एंड इसमें हम कहना चाहेंगे कि जो फोरम का ज्योग्राफी का मटेरियल है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें उतना ही दिया था जितना चाहिए एग्जाम में। हर पॉइंट पे 2-2 पेज था, उतना पढ़ लीजिए, काम खत्म। टू द पॉइंट। हाँ, तो ये काफ़ी काम आता है खासकर GS1 में। एंड अभी का जो ट्रेंड है GS1 का यदि हम बात करें तो ज्योग्राफी से लगभग 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, सोसाइटी से कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यदि इन 15 पे पर आपका यदि अच्छा कमांड हो तो हम आराम से 100 तो क्रॉस कर ही लेंगे। इस बार यदि देखें तो GS1 में ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स का रिडक्शन है मार्क्स में। पिछले बार 128 हाईएस्ट दिया गया था, इस बार 108 ही दिखने को मिल रहा है। तो सिंस सबके मार्क्स गिरे हैं तो हमारा भी गिरे हैं नंबर। तो यदि हम एक ज्योग्राफी में अच्छे से करते हैं, इंक्लूडिंग ज्योग्राफी में जैसे कि एग्जांपल की 1-2 अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे कि एक फ्योर्ड वाला क्वेश्चन, फ्योर्ड जैसे कि कहें तो यदि हम GC लॉन्ग पढ़ते हैं, इन दैट फ्योर्ड उसमें है लिखा है। हाँ, और उसमें मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था। व्हाट आई वाज नोइंग फ्योर्ड का फ्योर्ड होता क्या है, उसका एक डायग्राम बना दिया था। उसके बाद से उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया था कि कैसे इट्स इन यूरोप में ज़्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, ये दिखा दिया था। फिर उसके उन्होंने कुछ में लिखा हुआ था इसका ब्यूटी में इसका पर्पस क्या है, तो टूरिज्म में इसका इंपॉर्टेंस होता है, रिक्रिएशन। तो इन सबको जो बेसिक नॉलेज है उसको टेप दिया था, लेकिन ज्योग्राफिकल एज अ ज्योग्राफर मैंने उसको 6 से डायग्राम बना के दिखाया था एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया था। और एक क्वेश्चन यदि आप देखेंगे ईस्टर्लीज पे क्वेश्चन था, तो सिंस आई कम फ्रॉम द स्टेट जहाँ पे वो कल्चर है, तो आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, और मैंने उसको बहुत अच्छे से आंसर लिखा था कि कैसे जब उसको बिहार में पुरवैया कहते हैं, तो जो बहती है तो कैसे उनके सॉन्ग्स हैं, तब खाना क्या होता है, तब पोशाक क्या होता है, कल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होता है, तो उसको मैंने एक ऑर्डर में लिखा था। फिर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन हाउ हिस्ट्री इम्पैक्ट, हाउ ज्योग्राफी इम्पैक्ट द हिस्ट्री, वो NCERT के पहले चैप्टर में ही है यदि हम देखें। बट उसको सही से लिखने के लिए कैसे आपका जो ज्योग्राफी है, हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग माई सोशल हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, तो पॉइंट बना के डायग्राम बना के मैंने इवन हिस्ट्री के क्वेश्चंस में भी डायग्राम बनाए थे। अच्छा। एंड कुछ एग्जांपल जैसे कि देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन ऋग्वेदा, रिलीजन के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, तो उसमें ईयर मेंशन किया था मैंने ऋग्वेदिक पीरियड का, जो जैसे कि मैत्री एंड गार्गी जो 2 फेमस लिटरेरी वुमेन थी उनके बारे में, तो बहुत स्पेसिफिक किया था, जनरल नहीं किया था ईयर। तो ऐसे यदि हम सब में यूज़ करें, चाहे हिस्ट्री का तरीका हो या ज्योग्राफी का, सोसाइटी के जो मैंने आंसर्स लिखे थे, तो आई रिकॉल एक क्वेश्चन था ऑन कास्ट, तो आई यूज़ दी MN श्रीनिवास का डेफिनेशन ऑन कास्ट, देन डेटाज ऑफ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का, या रिसेंट जो नेशनल फैमिली सर्वे है उसका डेटा यूज़ किया था, जस्ट टू मेक श्योर कि आई एम, दो इट इज़ अ जनरल स्टडीज, आई एम नॉट राइटिंग अ जनरल आंसर, आई एम अ स्पेसिफिक. If it is a history questions, so I'll become historian. If it is a geography, I'm a geographer. If it is a society, I'm a socialist. तो मतलब कि बट ज़्यादा डीप नहीं किया था, बिल्कुल एक लेवल मेंटेन किया, मध्यम मार्ग है कहीं। हाँ इट्स दैट। बिल्कुल। तो आपकी बातों से पता चल रहा है कि हाँ, आपकी नज़र में आप बोल रहे हैं कि हाँ मुझे ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन जितना लिख कर आए हैं इसीलिए अच्छे नंबर आए हैं। डायग्राम भी बनाया है, इंडिकेशन भी किया है, वैल्यू एडिशन है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। और इसमें मैं भी कहना चाहेंगे कि जब हम फोरम का टेस्ट लिखते थे तो वहाँ पे हमें सिखाया जाता था जिस प्रेजेंटेशन के बारे में। तो एक प्रश्न आया था, इट्स ऑन वेजिटेशन, तो उसको मैंने टेबुलर फॉर्म में बनाया था, पर्टिकुलर क्लाइमेट इंडिया में, पर्टिकुलर वेजिटेशन और उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उसमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं और उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसको एक टेबल बना के दिखाया था, सो दैट इट टेक्स लेस टाइम, मोर डेटा कन्वे करेगा और एग्जामिनर को ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ करना पड़ेगा, वो जस्ट देख लेगा हाँ बच्चे को आता है,
वो कर लेगा। तो ये सब मुझे जो फोरम के जो आंसर्स आते थे ना, मैंने उसको एटलीस्ट 3-4 बार रिवाइज किया था सारे टेस्ट के, तो मुझे वो काफ़ी हेल्प किया था एग्जाम हॉल में। इवन देयर वाज क्वेश्चन ऑन जीएसटी, आगे के बात करेंगे उस पर, तो ये सब इन हैंड मिल गया था। देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन जो एमजीपी का टेस्ट हुआ करता था GS2 में, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन था, तो उससे मुझे लाइक किक वॉक हो गया था मेरे लिए। अच्छा, तो मतलब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और जो राइटिंग की ट्रेनिंग है उसको सीधा सीधा चिपका आया हो पेपर हाँ। में, पहले तैयारी करो और पेपर में लिखो एकदम। अच्छा, तो अगर GS2 की बात करें, जिसके क्वेश्चंस तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अब स्पेसिफिक पूछने लगे हैं। हाँ। मतलब यूपीएससी सामने से बोलते हैं कि आप केस लॉज बताइए, आप जजमेंट्स बताइए, इस तरह का वैल्यू एडिशन है। तो बेसिक जो हम लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ते हैं, उसके बाद GS2 में वैल्यू एडिशन करने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये बताइए। मैडम GS2 में मुझे कम पापड़ बेलने पड़े थे। रीज़न बीइंग मैंने खुद के नोट्स उसमें नहीं बनाए थे, बट आई हैव अ फ्रेंड जो लाइब्रेरी फ्रेंड था, ही क्लियर इन 2021, मृदुल शिवहरे, तो उसके नोट्स थे मेरे पास, एंड दैट टाइम ही स्कोर्ड 130 इन GS2। अच्छा, तो उनके नोट्स से मैंने लगभग जो भी स्टैटिक टॉपिक्स है सबको तैयार कर लिया था, विथ क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, लीगल प्रोविजंस है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, उस पर क्या कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस है, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, गवर्नर का हो, या जो भी स्टैटिक हैं। और हमें पता है कि दो पीपल विल से कि GS2 इज़ ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, बट दीज डेज इट इज़ नॉट। आपके पास आपका स्टैटिक जब तक स्ट्रांग नहीं रहेगा, करंट अफेयर्स से काम नहीं चलता है। एंड करंट अफेयर्स के लिए हम दिपिन सर का नोट्स था, तो वहाँ से काम हो गया था सारे। तो मैंने उसमें भी एक जोन मैंने तैयार किया था, जैसे कि मुझे पता था कि गवर्नेंस के 5 क्वेश्चन आने हैं, तो उसके लिए एक जो मैंने खुद का मॉडल यूज़ किया था, KEDC, दैट इज़ कीवर्ड्स, एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस एंड केस स्टडीज। लवली। ये रेडी रखा था, जो भी जैसे कि SHG हो गया या NGO, सब पे एक पेज में सब रेडी था कि मुझे ये आएंगे तो मुझे ये लिखना है। तो उससे क्या होता था कि जो क्वेश्चंस आते थे ना, वो मैं एग्जाम पेपर खोलता था, पहले देखता था कि गवर्नेंस के क्वेश्चंस कहाँ हैं, 5 उनको अटेम्प्ट कर लिया स्ट्रेट अवे। देन मेरा नेक्स्ट टारगेट हुआ करता था कि IR के क्वेश्चन कौन से, उनको इवन IR के क्वेश्चंस में डायग्राम बनाया करता था। और उसके बाद से यदि हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के क्या क्या क्वेश्चन है, इस बार यदि आपने देखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स एंड इन्वायरमेंटल लॉज के बारे में पूछा था। तो जब हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के बारे में मेंस वाला, तो वहाँ से मुझे एटलीस्ट 4-5 जजमेंट पता थे, तो वहाँ से मैंने कोट कर दिया था कि कैसे राइट टू एनवायरमेंट आया। दीपन सर ने याद हाँ, करा होगा। सर ने अच्छे से क्लास में कराया था इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ से मैंने टेप दिया, तो वो काम हो गया। एंड जो स्टैटिक क्वेश्चंस थे वो अच्छे से लिखा था, मतलब कि 3-4 क्वेश्चन थे जहाँ सबको डिफिकल्टी होता है, मुझे भी डिफिकल्टी आया, तो उसको मैंने बहुत ही जनरली एटलीस्ट पेज भरने लायक किया था कि मेरे पेज खाली नहीं होने चाहिए उसमें, आम इमली मतलब कि उसके रिगार्डिंग लिख के भर के आ जा, लेकिन ओनली 1 or 2 क्वेश्चन जो कि बिलो एवरेज थे। आई मेड श्योर कि एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन अबव एवरेज रहें, उसके बाद एवरेज रहें, और 1-2 क्वेश्चन जो नहीं आते हैं वो बिलो एवरेज भी रहेगा, चलेगा, एटलीस्ट 1-2 नंबर तो मिल जाएगा जी। तो इसका मतलब GS2 में अगर मैं समराइज करूं तो अपने फोकस एरियाज आप क्लियर रखिए। हाँ। नोट्स जो है सही इंसान से, सही दोस्त से, हाँ। सही सोर्स से जुगाड़ लीजिए ताकि आपके पास सही कंटेंट हो। करंट अफेयर्स आप अच्छे से कंसोलिडेट करके रखिए ताकि आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर पाए। क्या यही चीज़ें हमें GS3 में भी करनी होगी या उसका गुर अलग है? जब हम लोग GS3 पे आते हैं तो थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि एज वी नो कि उसमें सेम कुछ रूल सेम अप्लाई होंगे, जैसे कि उसमें भी सेक्शंस होते हैं। हमें पता होगा कि सिक्योरिटी के 5 क्वेश्चन आने हैं तो हैं, और सिक्योरिटी क्वेश्चंस के कुछ उतने नहीं होते हैं, थीम्स रिपीट होंगे, कंटेक्स्ट चेंज हो जाएगा जी। जैसे कि देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कि UN के चीफ भी आए हुए थे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो आई वाज नोइंग कि कंटेक्स्ट ये है, तो मैंने इस करंट अफेयर से स्टार्ट किया था कि रिसेंटली ये हुआ है और इसमें ये स्पीकर थे और ये कहा गया, आई गॉट द कंटेक्स्ट करेक्ट उस पर, और अंदर का मटेरियल सेम ही रहेगा कि टेररिज्म क्या होता है, कैसे रोकथाम करें, तो ये पता था। देन चंद्रयान बहुत उस समय न्यूज़ में था, चंद्रयान 3 का लैंडिंग भी किए थे, तो उस पर आपको पता होगा उस पर क्वेश्चन भी लेंदी था, सीधा सवाल था, पार्ट भी पूछा था इसमें क्या क्या संयंत्र यूज़ किया जाते थे, तो ये पता था मुझे। तो ऐसे एंड उसमें रामसर साइट के था, तो उसमें डायग्राम भी बनाया था स्टेट वाइज, उसमें भी टेबल बनाया था कि स्टेट का ये है। हाँ, ऐसे करके फिर ऑन द क्वेश्चंस ऑन एग्रीकल्चर, जो रमेश चंद्र जो फेमस इकोनॉमिस्ट है, या गुलाटी सर हैं, जो कि तो उनके नाम को कोट करके उनका जो डेटा था उनको भी मैंने यूज़ किया था, उसके बाद से कुछ ग्राफ्स थे उनको भी दिखाए थे। बिल्कुल, खूब स्पेसिफिक लिखना है, स्पेसिफिक किया था। और वो भी देख लीजिएगा तो कि एग्रीकल्चर के 5 क्वेश्चन होते हैं, सिक्योरिटी के 5 होते हैं, तो मेरे 10 तो हो गए, आई एम शॉर्टेड,
ठीक है। उसके बाद से मुझे पता था कि 2 साइंस के होंगे, 1 या 2 इन्वायरमेंट के होंगे, तो कुल मिला के 10 और यहाँ 4 या 15 हो गए। 5 हार्डकोर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन होते हैं और उसके लिए हम लोग सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं। तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। इसमें भी पता था कि जो सिलेबस में वर्ड्स हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन सबसे आने हैं, वहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा, आने हैं। और 2-3 आसान होंगे, 1-2 टफ होंगे। 2 टफ होंगे तो सबके लिए होंगे। तो मैंने जीएस को बहुत कम टाइम दिया था, लेकिन जो दिया था पिन पॉइंटेड दिया था। मुझे लगता है आपकी स्ट्रैटेजी से ना इमोशनल मैनेजमेंट भी काफी अच्छा होगा पेपर में, क्योंकि जो टफ है वो सबके लिए टफ है। एंड इस बार मैंने जीएस में बहुत कम टाइम दिया था, टू बी वेरी स्पेसिफिक। ऑप्शन में बहुत टाइम दिए थे, बट आउटकम मुझे उल्टा ही मिला। आई गॉट अ वेरी गुड एटलीस्ट एन एवर स्कोर इन, जैसे मुझे जीएस ऑल द जीएस 420 मिले थे, बट वही लगभग 70% टाइम जीएस ऑप्शनल को देने के बाद मुझे उसमें 255 ही मिले। लेकिन ऑप्शनल में तो पीएचडी करना अनिवार्य है ना। क्या ही कर सकते हैं, उसमें तो करना ही पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आते हैं। और जीएस में अगर मुझे लगता है आपने टाइम ज्यादा नहीं खर्च किया तो फिर काम समेटा ज्यादा है। हाँ, और उसका आउटपुट अच्छा मिलता है। इसके लिए पहले से दिमाग में रेडी था कि मुझे इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, रिवाइज करना है और लिखना है। मैंने हर, जैसे कि जो हमारी मेंटर थी शताब्दी दी, तो उनको मैं रोज 5 क्वेश्चन लिख के भेजता था। एंड दैट इज ऑल अक्रॉस 105 या 10 दिन हो जो हमें मिले थे, मैंने उनको दिए थे। और इससे क्या था कि मुझे लगभग हर जीएस के कम से कम 100-150 क्वेश्चन के प्रैक्टिस एंड थीम्स के हो गए थे, अपने हाथ से लिखे थे। और वो भी टाइम आउट मैंने में, मुझे याद है मैं वो उसको सबसे लास्ट करता था, रात को 1 या 1:30 बजे के जब लिख के उनको देता था, सबमिट करता था एंड दीदी को लिखता था, दीदी आज का काम डन, आई एम गोइंग टू, हम सोने जा रहे हैं। तो अच्छा, ऐसे जैसे आप ये लिखते थे, ये इस AWFG इसके साथ लिखते थे या वो सवाल इससे अलग है? मैं जनरली मैम PYQ से मैं PYQ मैं क्या करता था, PYQ उठाया, मान लीजिए कि उसके सारे थीम हो गए, तो फिर मैं MGP के जो क्वेश्चंस होते थे उसको उठाता था। MGP के देखता था कि क्या रिपीटेड नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि CIC कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हाँ। वो PYC में नहीं पूछा है, लेकिन टेस्ट में था और न्यूज़ में था, क्योंकि गूगल को तब फाइन किया गया था एंटी ट्रस्ट प्रोविजन के थ्रू। तो मैंने वहाँ से वो उठा लिया था और कर लिया था। तो ऐसे मुझे कुछ जो नए क्वेश्चंस मिलते थे ना, उसको मैं लिखता था जस्ट टू नो कि आ गया तो क्या करूँगा, इसीलिए। वेल डन। अच्छा, ये सब करते हुए एथिक्स के पेपर के अंदर भी बहुत कंपटीशन रहता है कि पेपर खत्म नहीं हो पाता है। तो एथिक्स के अंदर जो प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं वो कैसे करें, और जो अनप्रेडिक्टेबल पोर्शन है, जो और भी सब्जेक्टिव पोर्शन है केस स्टडीज वाला, उसको हैंडल करने के आपके क्या तरीके हैं? जैसे कि एथिक्स की बात करें तो इसके पहले मुझे कम नंबर आए थे। इट वाज आई नेवर क्रॉस 90 मार्क्स, मुझे 90 के ऊपर कभी नहीं आते थे। अच्छा। और इस बार मुझे 111 नंबर आए हुए हैं, तो मुझे लगभग 21 नंबर या 22 नंबर का जंप मुझे वहाँ मिला है। तो इस बार क्या था कि मैंने खुद के शॉर्ट नोट बनाए थे एथिक्स पे, और थोड़ा लिखने के मोड को मैंने चेंज किया था, मोड को। जैसे कि दिव्या मिश्रा थी, वो 2020 वाले बैच में उन्होंने क्लियर किया था और उनका राइटिंग का फॉर्मेट बहुत अच्छा था। तो मैंने उनके पुराने कॉपीज़ को उठा के देखा। जैसे कि यदि हम यदि कोटेशन वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, तो वो क्या करती थी, कोटेशन का स्टार्टिंग एक अलग कोटेशन से करती थी। तो मैं तो उतना विरले तो था नहीं, तो मैं जस्ट कोटेशन का मतलब क्या है एज पर मी वो लिखता था, और इस कोटेशन का रिलेवेंस मेरा पर्सनल लाइफ में क्या है, सोसाइटी लाइफ में क्या है, उसका इम्पोर्टेंस गवर्नेंस में क्या है, इन 3 एंगल से तोड़ देता था उनको। और कैसे ये कोटेशन जो आज के टाइम में सोसाइटी में जितनी भी कुछ बुरी चीज़ें हैं उनको यदि उसको अच्छे से इंकलकेट किया जाए तो हेल्प करेगी। और जब लास्ट में कोट करता था, तो हम जानते हैं कि एथिक्स में हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, चाहे वो चारवाका का फिलॉसफी हो, चाहे वो यूटिलिटेरियन हो, कुछ भी, तो उसके साथ ऐड करके मेजरली, बट मैं कोशिश करता था कि उसको रामायण या महाभारत हो गया, जो हमारे इंडियन फिलॉसफी है, उससे लिंक करता था और कंक्लूड कर देता था। बढ़िया है। और जहाँ तक केस स्टडीज़ का बात करें तो उसमें सिंस वंस अगेन मेरी मेंटर ने हेल्प किया था मुझे। तो दी से क्या होता है कि मैंने 2017 से 22 तक का पेपर को प्रैक्टिस किया था और थीम वाइज किया था। जैसे कि सर्टेन केस स्टडीज जो इन्वायरमेंट स्पेसिफिक आते हैं तो उनको कैसा टैकल करना है। इस बार ये आपने देखा होगा, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन विमेन इश्यूज़ का एक क्वेश्चन था। तो ऐसे बांट करके, चाइल्ड लेबर का क्वेश्चन है या वर्क प्लेस का है, सबको बांट करके थीम वाइज क्या क्या उसमें प्रैक्टिकली क्या सोच सकते हैं, उस वैसे किया था। और वो बारिंग मुझे एक केस स्टडीज़ में थोड़ा डिफिकल्टी हुआ था जिसमें पता नहीं चल रहा था कि इशू क्या है, क्योंकि उसमें एक था कि आपके एक सीनियर हैं, जूनियर एक फीमेल मेंबर होती हैं, तो उनके अंदर वो काम करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा एक रिलक्टेंस है जी, तो उसको कैसे हैंडल। हाँ, तो इसमें इशू हुआ था क्योंकि इट वॉज न्यू, पास्ट टाइम से कुछ पूछा नहीं था, तो वहीं थोड़ा स्ट्रकिंग था। बट इवन दो
वहाँ मैंने खत्म करके पेपर टाइमली कंप्लीट हो गया था मेरा, क्योंकि प्रैक्टिस था मेरा। बिल्कुल, क्योंकि 5 थीम तो कम से कम आते हैं, हाँ, अनएक्सपेक्टेड एक आधा ही हुआ। हाँ, तो उसमें मुझे थोड़ा सोचना पड़ गया था, बट फिर सिंस लिखने का स्पीड बढ़ चुका था तब तक, तो फिर जो सेक्शन 1 है तो उसमें मुझे कोई इशू उतना हुआ नहीं था। अच्छा, अब जैसे चारों जीएस की हमने बात करी है, अपने बहुत सारे नोट्स अलग अलग जगह से सोर्स किए हैं, हाँ। है ना? तो अब इन नोट्स को आप प्रिंट करके कागज कलम टाइप के स्टूडेंट हैं, या फिर आप एक ऑनलाइन टाइप के स्टूडेंट है कि एवरनोट या ऐसा किसी सॉफ्टवेयर के अंदर आप इन्हें कंपाइल कर रहे हैं? मैडम, मैं कलम पेपर वाला ही इंसान हूँ। ऑनलाइन PDF पढ़ लेता हूँ, बट लिखता नहीं हूँ ऑनलाइन, क्योंकि मेरे लिए भी लगता है कि कागज़ बहुत हैंडी होता है। मैं लिख के एक शीट में रख लेता हूँ, उसमें एक नोट्स बना के। और जहाँ तक नोट्स का है तो वो भी फोरम के पार्ट रही हुई हैं, एंड उनके नोट्स बहुत क्रिस्प होते हैं। जैसे कि इफ़ यू लुक, उनके जो सिक्योरिटी के नोट्स है टू द पॉइंट, गिन के 10-12 पेज के हैं। यदि उसको भी पढ़ लिया जाए तो एग्जाम में आदमी वो लिख के आ जाएगा सारे कंटेंट। तो उनसे बहुत कुछ सीखा था, उनके नोट्स मैंने यूज़ भी किए थे। तो जो कुछ जो टॉपर्स होते हैं उनके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, उनको तो दिल के करीब रखना चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, दिल और दिमाग। एकदम हम दिल पे रहेंगे तो दिमाग पे आ ही जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, दिल और दिमाग के अगर हम संतुलन की बात कर रहे हैं, तालमेल की बात कर रहे हैं, तो अब हमें बात कर लेनी चाहिए एसे की। हाँ। क्योंकि अगर हम ज़्यादा सोचते हैं तब भी गड़बड़ हो जाती है, कम सोचते हैं, ज़्यादा भावुक हो जाते हैं तब भी। तो एसे के अंदर मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसे का जैसे कि कहें तो मेरा जो 2020 वाला अटेम्प्ट था, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया था बट नहीं सिलेक्शन हुआ था। रीज़न था मेरे ऐसे में स्कोर बहुत कम आए थे, 79। उसके पहले जब दिया करता था तो मुझे 125-130 के रेंज में आते थे, गिर के वो गया 79। तो मैंने ऐसे में भी काफ़ी चेंज लाए हैं। जैसे कि पहले मोस्टली पेस्टल अप्रोच यूज़ करता था, अभी पेस्टल अप्रोच यूज़ लगभग किया है बट डिफरेंट वे में किया है। एक तो मैंने जनरली अभी का जो पेपर है उसमें मैंने एनेक्डोट जो 2 ऐसे लिखे थे, वन वाज ऑन विजनरी लीडरशिप पे और एक था विमेन वाला इश्यूज था, मेल एंड विमेन वाला। उसका दोनों मेरे एनेक्डोट लगभग फॉर्चुनेटली जो मैं पढ़ के गया मुझे सोच के गया था। मतलब कि सब पे बना के रखा था, जैसे कि ऑन लीडरशिप, ऑन ऑनेस्टी, ऑन करेज, ऑन हार्डशिप, सब पे एक एक एनेक्डोट तैयार था। तो कोइंसिडेंटली मुझे वो मिल गया। तो मेरे स्टार्टिंग बहुत अच्छा था, कंक्लूजन अच्छा था, क्योंकि मैंने दोनों को कंक्लूड किया था कोट से। एक जो जेंडर वाला था जो मुझे अभी भी रिकॉल होता है, तो उसमें मैंने APJ अब्दुल कलाम जी का एक कोट था। वहाँ पे वो क्या लिखते थे, वेयर देयर इज अ पीस इन द सोसाइटी देयर इज अ हार्मनी इन द नेशन, समथिंग एक था। तो मैंने जस्ट एक वर्ड ट्विस्ट किया था, पीस हटा के मैंने जेंडर इक्वालिटी कर दिया था। यदि घर में जेंडर इक्वालिटी होता है तो परिवार में शांति होती है, परिवार में शांति होगी तो सोसाइटी में हार्मनी होगी, यदि सोसाइटी में हार्मनी होगी तो नेशन प्रोग्रेस करता है, यदि नेशन प्रोग्रेस करता है तभी तो हम आगे जाएंगे। तो ऐसे करके मैंने उसको हल्का सा रिफ्रेश करके ख़त्म किया था, क्योंकि वो बहुत दिल के करीब था, मुझे अभी भी याद है। तो ऐसे करके, एंड जो रेस्ट था, मुझे नव्या मैडम का गाइडेंस मिला था ऐसे में। तो उन्होंने सिखाया था कि कैसे हम लाइन स्विच करते हैं। तो कुछ कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम लोग फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मोर ओवर, व्हाट्सोएवर, ऐसे करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल लिंक बनाए। हाँ, लॉजिकली इन्फ्रेंस करके। तो मैंने उन्हीं से सीखा था, और वो उन्होंने बहुत गाइड किया था, बैठा के एक ऐसे पे उन्होंने 40 मिनट दिए थे जी, और बताया था कि तो मैंने लगभग 4-5 मेंटरशिप उनसे लिए थे। तो उसी का नतीजा है कि मुझे ऐसे में मेरे नंबर बढ़े। और एज सच हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ मटेरियल था ऐसे का, तो उससे काम चल जाता है। मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, प्रैक्टिस करना पड़ता है पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को। तो प्रोपोर्शनेटली आप कह रहे थे कि जीएस में कम और ऑप्शनल में आपने और भी ज़्यादा मेहनत करी है। हाँ। इस सब के अलावा अब एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल कहने को लोग कहते हैं कि सिलेबस छोटा है, बट क्या उसमें उतनी ही लेंथ है या डेप्थ ज़्यादा मांग रहे हैं आजकल अच्छे नंबर पाने के लिए? मैडम, ये जो ऑप्शनल एंथ्रो छोटा है, ये अप्लाई करता था बिफोर 2019। तब क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट आया करते थे, बच्चे कम थे, वो पास मतलब कि एग्जामिनर नंबर सबको देता था। अभी क्या है कि कंपटीशन यहाँ बढ़ गया है, जैसे जो भीड़ PSIR में जाती थी, अब भीड़ वो एंथ्रो में आने लगी है। अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत बढ़ गए हैं। द क्वेश्चंस लाइक दे आर PhD लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा और अच्छा गाइडेंस लेना पड़ेगा, और इट इज़ नॉट एट ऑल स्मॉल नाउ दीज डेज। आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। और इसलिए उसमें वक्त लगता है, आंसर राइटिंग, वैल्यू एडिशन, हर चीज़ में मतलब कि सब कुछ करना पड़ता है आपको। आपने मान लीजिए कि आप, जैसे कि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, बट एंथ्रो इज मिक्स ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। तो मैंने उसके लिए क्लास लिए थे, फिर फाउंडेशन करने के बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, नंबर कम आए, फिर पापड़ यहाँ मिले हैं। यहाँ भी पापड़ मिले हैं एंथ्रो के लेके।
उसके बाद ही एटलीस्ट जो भी स्कोर आया, आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट 255 भी आए। हैड बीन 5 नंबर कम होता तो मैं कहीं और रहता। बहुत फर्क पड़ जाता है। अच्छा, मेंस पूरा कॉन्कर करने के बाद इंटरव्यू की जब तैयारी करते हैं तो अक्सर लोग उसमें मॉक इंटरव्यू में जाते हैं, हाँ। है ना? मॉक इंटरव्यू में जाने से पहले क्या तैयारी करें और मॉक इंटरव्यू में जो आउटपुट या फिर जो फीडबैक मिलता है उसके बाद क्या करना होता है, उस पर थोड़ा बताइए। यदि हम कहें तो बिफोर मॉक अपने डैफ तो अच्छे से करना पड़ेगा। डैफ के जितने भी पॉइंट्स है, चाहे वो हॉबी का सेक्शन हो, चाहे होम स्टेट हो, या आपने कहाँ से किस स्कूलिंग किया है, कॉलेज, उनके बारे में सब करना पड़ता है। एंड करंट अफेयर्स करना पड़ जाता है। मेरे लिए मेरा जैसे कि इंटरव्यू 19 जनवरी को था। अनफॉर्चुनेटली था, दीपिन सर ने क्लास लिया थे 3 दिन। मैं तीनों दिन आया था। 2 क्लासेस 3 साढ़े 3 घंटे चलते थे और सर ने उसको इंटरव्यू तरीके से ही फ्रेम किया था सारे क्वेश्चंस। जैसे कि जब मैंने इंटरव्यू दिया था, जब मेरे क्वेश्चन से कुछ जैसे कि गवर्नर पे सर ने डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन मुझे मिले थे वहाँ पे। क्वेश्चन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट वहाँ मुझे मिल गए थे। तो काफ़ी हेल्प हो गया था मेरा वहाँ पे, क्योंकि मैं जल्दी था, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं था पढ़ने का। तो समेट के कम वक्त में ज़्यादा कम वक्त में मैं समझ पाया उनको। और जहाँ तक मैंने इस टाइम मैंने प्रेफर किया था इंडिविजुअल मॉक्स देना। ग्रुप मॉक्स मैंने हार्डली 2 दिए थे। फोरम में मैंने आयुष सर से 1-to-1 मॉक लिया था, जिसका काफ़ी फ़ायदा मिला, क्योंकि 1-2 जो क्वेश्चन हम स्टेट, जो सिंस सर भी बिहार से आते हुए हैं, तो सर ने एक प्रश्न के जो आंसर जो मैं हम बहुत रटा था ना कि बिहार में विकास क्यों नहीं हो रहा है, सर ने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से उसको एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिया था, जो मुझे बहुत नया लगा। एंड वो काफ़ी इनरिचिंग था मेरे लिए। तो ये सब आपको 1-to-1 मॉक से ही पता चलता है, क्योंकि पैनल मॉक में कभी हो सकता है कि आपको पता नहीं चले वो। बिल्कुल। इसके बाद मैंने उसको रिफ्रेश करता था। मेरे फ्रेंड थे प्रणय और रमन, इसके साथ हम रोज़ रात को 9 बजे के बाद प्रैक्टिस करते थे, हाफ एन आवर। खुद के वीडियो को रिकॉर्ड करते थे, क्योंकि मुझे हैबिट है बहुत फास्ट बोलने का। तो उन्होंने वो कहते थे कि स्लो डाउन, वो हिंट भी देते थे। तो लगभग मैंने 10-15 दिन प्रैक्टिस किया, तो थोड़ा बहुत सुधार हुआ और मेरे इंटरव्यू के मार्क्स में 13 नंबर का जंप आया था, 160 to 173 विद द सेम बोर्ड, श्री राजीव नारायण चौबे सर। और जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, वो उस दिन उनका लास्ट डे था इंटरव्यू में। ही वाज मतलब उसके बाद दिन वो रिटायर हो रहे थे। अच्छा सर, तो ठीक है, उन्होंने सही नंबर देके एटलीस्ट एक जन का तो सेट कर दिया। वेल, आपने बहुत अच्छी, बहुत डिटेल में मुझे सब कुछ बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई एम होपफुल कि स्टूडेंट्स को इससे बहुत सहायता मिले। आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल कि आपने वक्त निकाला हमें ये सब बताने के लिए। अगेन अ लॉट of heartfelt congratulations from us. आप हमारे साथ बहुत टाइम से एसोसिएटेड रहे हैं। वेल डिजर्व्ड। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू।